नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है। इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाजरीन, कल भारत में जनाब नरेंद्र मोदी, भारत के वज़ीर आज़म ने अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी यूनियन, उसकी जो भारत की जो ब्रांच है, जो ऑफिस है, उसका इफ्तिताह किया। और ज़ाहिर है ये टेक्नोलॉजी से ये रिलेटेड था, तो वही बातें हुई। तो उन्होंने अपने तकरीर में लोगों को बताया, हाज़रीन को बताया कि भारत जो है ना, वो बड़ी तेज़ी से 5G टेक्नोलॉजी जो है मोबाइल टेलीफोनी की, उसकी जो कनेक्शंस है बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अभी उन्होंने इस सिलसिले में बताया कि सिर्फ 4 महीनों में हमने तकरीबन 350 डिस्ट्रिक्ट्स को 5G टेक्नोलॉजी की सहूलियत हमने मुहैया कर दी है। और इस सिलसिले में उन्होंने मुबारकबाद थी जियो इन्फोकॉम, जो कि मुकेश अंबानी की है, और सुनील भारती मित्तल की जो है एयरटेल, उसको, इन दोनों की तरफ से ख़ासा काम हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में। जैसे यूँ कह सकते हैं कि वार फुटिंग पे 5G की कनेक्शंस दिए जा रहे हैं। नाज़रीन, उन्होंने इस सिलसिले में ये भी बताया कि इस वक्त तक भारत जो है सॉफ्टवेयर जायंट के तौर पर पहचाना जाता है पूरी दुनिया में। यानी किसी भी किस्म का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, भले वो टेलीफोन के से भी ताल्लुक़ क्यों न रखता हो, उसके लिए भी मतलब भारत में काम होता रहता है। लेकिन अभी भारत जो है हार्डवेयर के जो मैदान है ना, उसमें भी अपनी कोशिशें उन्होंने तेज़ कर दी हैं। और जैसे जैसे ये 5G जो है ना, वो इंट्रोड्यूस हो रही है पूरे हिंदुस्तान में, तो उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि हमने 6G यानी 6th जनरेशन जो है मोबाइल टेलीफोनी की, उस पर भी हमने R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। ये अलग बात है कि अभी तक 6G क्या हो सकती है, इसके बारे में पूरी दुनिया को कुछ भी इल्म नहीं है। आमतौर पर 40 मेगाबिट पर सेकंड से लेके 1100 मेगाबिट पर सेकंड तक जो बैंडविड्थ होती है, तो उसे 5G समझा जाता है। और जिसकी हमने आपको बताया कि इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रही है धड़ाधड़। लेकिन 6G जो है, उसके बारे में मोटा मोटी ऐसा कहा जाता है कि उसकी जो स्पीड होगी वो 100 टाइम्स ज़्यादा होगी। यानी 5G समझो एक टीबी, अगर एक टीबी कर सकती है, तो वो 100 टीबी की रफ्तार से डेटा ट्रांसफ़र कर सकेगी। नाज़रीन, इस सिलसिले में हमने आपको एक 2 रोज़ के लिए एक प्रोग्राम भी किया था, जिसमें हमने बताया कि भारत अभी मोबाइल फ़ोन्स जो है, स्मार्टफोन्स के मैन्युफैक्चर में भी बहुत आगे बढ़ गया है। और तकरीबन हर महीने $1 बिलियन से ज़्यादा के स्मार्टफ़ोन हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और उम्मीद है कि आइंदा और ज़्यादा बढ़ेंगे। यानी ये है कि पहले तो हम सिर्फ सॉफ्टवेयर जायंट हुआ करते थे, अभी हम हार्डवेयर जायंट भी बनने की कोशिश करेंगे। और इसका मौका हमें इस तरह मिला कि जब भी कोविड आया, और कोविड में चीन वालों ने जो है, वो जो उनकी शी जिनपिंग की ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी थी, भाई एक पेशेंट भी किसी शहर में निकल आता तो पूरे शहर पे लॉकडाउन लगा देते, और जिसकी वजह से कई कारखाने बंद भी हो गए लॉकडाउन की वजह से। तो फिर बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स ने ये सोचा कि चीन के साथ साथ हमें एक अल्टरनेट साइट भी ढूंढनी चाहिए। तो फिर जैसे एप्पल कंप्यूटर्स वालों ने अपने आईफोन पहले भी बनाते थे हिंदुस्तान में, लेकिन पहले ज़रा कम बनाते थे। फिर उन्होंने
जो है हिंदुस्तान में भी बनाना शुरू, बेंगलोर में, नोएडा में, ऐसे वो पेगाट्रॉन, विस्ट्रॉन और फॉक्सकॉन, होनहाई, ये जो 3 कंपनियां हैं वो हिंदुस्तान में ये बनाती हैं। और इसी तरह अभी जो है ना कल इन्होंने भी बात की, अश्विनी वैष्णव जो हिंदुस्तान के टेलीकम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि हम 6G पर हमारे पास अभी से काम शुरू हो गया है। 5G जो है जैसे जैसे इंट्रोड्यूस होता जाएगा साइमल्टेनियसली, यानी साथ साथ उसके हम 6G पे भी काम करते रहेंगे। और इस ज़माने में उन्होंने बताया कि अब तक हमने, यानी हिंदुस्तान में 127 से ज़्यादा हमने जो है ना वो पैटेंट जो है ना वो रजिस्टर करवा लिए, 127 से भी ज़्यादा अभी तक। और फिर भी वो ये कहते हैं कि हमें उम्मीद है कि 2030 तक हम इस काबिल हो जाएंगे कि फिर हम न सिर्फ अपने लिए बल्कि बाकी दुनिया के लिए भी ये जो है 6G की टेक्नोलॉजी दूसरों को भी दे सकेंगे। अच्छा, अब ये एक तो हमने चीन की कोविड की पॉलिसी का बताया, और दूसरे वैसे क्या है आजकल ये जब से ये यूक्रेन की जंग हुई है और जैसे दुनिया 2 धड़ों में बट गई है, एक वेस्टर्न वर्ल्ड है और एक जो है ये चीन और रशिया, और मतलब वो जो ग्रुप है, तो उसकी वजह से अमेरिका या मगरबी ममालिक को चीन के ऊपर भरोसा नहीं रहा कि उनके जो भी अपरेटस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, हो सकता है वो जासूसी करते हों हमारी, तो इसलिए भी वो जो है ना चाहते हैं कि वो जितना हो सके हार्डवेयर जो है चीन से कम खरीदें। तो ऐसे में पूरी दुनिया जो है वो देख रही थी साउथ कोरिया और यूरोप की तरफ, जैसे फिनलैंड है, स्वीडन है, उनकी तरफ। लेकिन हिंदुस्तान ने भी जैसे ही चीन में ये मसले शुरू हुए तो हिंदुस्तान ने भी अपना काम शुरू कर दिया, और फिर यहाँ पर वो जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव देना शुरू किया, तो उसकी वजह से हिंदुस्तान में भी मोबाइल टेलीफोन के बनने की रफ्तार तेज़ हो गई और उसके साथ साथ एक्सपोर्ट की। और इसीलिए अभी तो क्या है कि वो उन्होंने बताया कि पहले जो मंजूरी होती थी ये जो मोबाइल टावर सिग्नल टावर लगाने की, उसमें तकरीबन 1 साल लग जाता था, और अभी हम मोबाइल टावर की मंजूरी सिर्फ 1 हफ्ते में दे देते हैं, और जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से 5G की जो है इंट्रोडक्शन हिंदुस्तान में हो रही है। देवी और सज्जनों, आज का दिन बहुत विशेष है, बहुत पवित्र है। आज से हिंदू कैलेंडर का नया वर्ष शुरू हुआ है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को विक्रम संवत 2080 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। नाज़रीन, आजकल पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी जितनी तेज़ी से बदल रही है, इंसान सोच भी नहीं सकता। ये हमारे वाइल्डेस्ट गेसेस से भी बाहर हो गया है कि हम कुछ कह सकें कि 6 महीने या 12 महीने के बाद हम कहाँ पर होंगे। अभी इस ज़माने में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या जिसके ऊपर माइक्रोसॉफ्ट की ओपन AI वालों ने जो चैट GPT बनाया है, और जो आपको पूरे के पूरे कंपोजिशन लिख के दे देता है, पूरी की पूरी पेंटिंग बना के दे देता है, पूरे पोएम्स बना के दे देता है, और जाने क्या क्या। और इसी तरह फिर गूगल वालों ने भी जो है अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है उन्होंने भी एक सेक्शन खोला है, और उस पर भी वो काम हो रहा है। तो इसीलिए कुछ समझ में नहीं आता कि 6 महीने के बाद हम कहाँ होंगे। और इसके साथ ये जो 5G है और जो 6G आएगा, तो ये जो एस्ट्रोनॉमिकल जो ये इनकी जो स्पीड्स हैं डेटा ट्रांसफ़र की, इससे हम बहुत कुछ कर पाएंगे, और इस पर हिंदुस्तान में काम हो भी रहा है। नाज़रीन,
कल रात पाकिस्तान में उन्होंने वैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये ऐलान किया था कि पंजाब असेंबली में जो सूबाई इंतखाबात हैं वो 30 अप्रैल को होंगे, लेकिन पिछले 8-10 रोज़ या 15 रोज़ तक कह लीजिए, इससे जो मुल्क में जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल की शक्ल सामने आई है, इसकी वजह से अभी कल मानी देर रात को ईसीपी ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम इस पोजीशन में नहीं हैं कि 30 अप्रैल को हम पंजाब सूबाई असेंबली के इंतखाबात करवा सकें। इसीलिए उन्होंने इसको 5 माह मुलतवी करके इसकी नई तारीख का जो फ़िलहाल यानी टेंटेटिव कह सकते हैं कि 8 अक्टूबर की उन्होंने डेट दे दी है। अच्छा खैबर पख्तूनख्वा की वैसे भी जो है मई में अनाउंस हुई थी, तो फिर ज़ाहिर है उसकी तारीख भी शायद एक ही हो जाए, और हो सकता है कि अक्टूबर में ये जो 8 अक्टूबर बोल रहे हैं तो फिर पूरे पाकिस्तान में सारे के सारे इलेक्शन यानी मरकज़ी और चारों सूबों के बैक वक्त हों। खैर अभी उन्होंने इसका ऐलान नहीं किया, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मुल्क में जो सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो हमने एक मीटिंग 8 मार्च को बुलाई थी और उसमें इस्लामाबाद पुलिस और दूसरे FIA वगैरह उन सब से हमने मशवरा किया और फिर हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं। अच्छा अब ज़ाहिर है इसको PTI को तो ये पसंद नहीं है, PTI वाले तो बोलते हैं लोहा गर्म है, चोट मार देनी चाहिए। इस वक्त इमरान खान की जो मकबूलियत है वो चोटी पर है, तो वो चाहते हैं कि इसी वक्त इलेक्शन हो जाए तो वो वज़ीर आज़म बन जाए। खैर PTI के असद उमर ने कल जैसे ही उन्होंने ये सुना तो उन्होंने कहा कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। बकौल उनके ECP को ये इख्तियार नहीं पहुंचता कि वो उसको हकीकत में 90 डेज़ के अंदर अंदर जब भी कोई असेंबली डिज़ाल्व हो जाए तो विद इन 90 डेज़ ECP हैज़ टू मतलब होल्ड इलेक्शंस फॉर दैट असेंबली। लेकिन यहाँ पर तो 90 दिन से ये तो 9 माह पीछे चले जाएगी, 8 माह पीछे चली जाएगी वो। अच्छा इसलिए उन्होंने बोला कि हम इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। उधर सुप्रीम कोर्ट ने जो अपने 1 मार्च का जो फैसला दिया था जिसमें उन्होंने ECP को ये कहा था कि ECP को 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने चाहिए, और जिसके बाद में फिर ECP ने गवर्नर को ये मशवरा दिया और फिर उन्होंने 30 अप्रैल की पंजाब असेंबली के इलेक्शंस की डेट मुकर्रर कर दी और फिर बाद में खैबर पख्तूनख्वा के लिए मई की डेट मुकर्रर हुई। लेकिन उस आर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने एक लीवे रखा था, एक यूँ समझें कि एस्केप रूट भी रखा था। उसमें उन्होंने लिखा था सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कि ECP को 90 डेज़ के अंदर ये असेंबली इलेक्शंस करवाने चाहिए, लेकिन अगर ये मुमकिन न हो तो वो दूसरे ऑप्शंस पे गौर कर सकते हैं। तो हमें लगता है कि शायद ही सुप्रीम कोर्ट जो है इमरान खान की या PTI की इस सिलसिले में कोई मदद कर सके, या हो सकता है कि वो मजबूर करें ECP को। लेकिन जब खुद पुलिस ने जवाब दे दिया है कि हम इतने आदमी फराहम नहीं कर सकते क्योंकि पहले ही अमन अमान की सूरत हाल बहुत ख़राब हो चुकी है, ऊपर से आर्मी ने भी कुछ दिन के पहले हमने आपको बताया भी था कि आर्मी ने अपने एक मरासले में कहा था कि वो अपने बंदे जो है स्पेयर नहीं कर सकते इलेक्शंस के लिए, क्योंकि दूसरी तरफ TTP वालों के भी धड़ाधड़ हमले हो रहे। और कल हमने आपको बताया भी था कि परसों मतलब 2 दिन के बिल जो है आर्मी का एक कन्वाय था जिसके ऊपर TTP वालों ने हमला किया और ब्रिगेडियर बर्की को हलाक कर दिया। ऐसे में आर्मी वाले भी अपने बंदे स्पेयर करने की पोजीशन में नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि ये 30 अप्रैल को इलेक्शन हो सकेंगे और शायद ये सारे के सारे इलेक्शन 8 अक्टूबर तक मुलतवी हो जाए। नाज़रीन, इमरान खान ये तो तकरीबन पिछले 1 साल से वो कहते रहे हैं उन्हें जान का ख़तरा है, उन्हें जान का ख़तरा है। पिंडी में भी उन्होंने एक जलसे में कहा था जिसमें उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर जो हमला करवाने वाले हैं वो 4 आदमी हैं और उनके नाम मैंने एक वीडियो में नोट कर लिए हैं। मतलब वो वीडियो लेकिन
पाकिस्तान से बाहर रखा है। उसके बाद फिर उन्होंने वो लॉन्ग मार्च किया और जिसमें वज़ीराबाद में उनके ऊपर अटैक हुआ, जिसके बाद से वो लाहौर में ज़मान पार्क में रुके हुए हैं। अभी फिर उन्होंने कहा कि अभी ये जो 18 मार्च को उनकी पेशी थी इस्लामाबाद में, जिसके लिए वो कार से बजर फ्राम लाहौर टू इस्लामाबाद गए थे, तो वो कहते हैं कि हुकूमत का मतलब, अभी उसका मतलब था इस्लामाबाद पुलिस और पंजाब पुलिस जो है वो मुझे मरवाने की कोशिश कर सकती है। और उन्होंने कोशिश की थी बकौल उसके कि जब मैं 18 मार्च के दोपहर को जुडिशल कम्प्लेक्स, स्पेशल जुडिशल कम्प्लेक्स जो है वहाँ पर गेट पर पहुँचा, तो उनका प्लान ये था कि मेरी गाड़ी को अंदर करके और फिर जैसे 1996 में मुर्तज़ा भुट्टो को उसके बंगले के दरवाजे पर कत्ल कर दिया गया था पुलिस की गोलियों से, इसी तरह ये लोग भी मुझे कत्ल कर देते, लेकिन क्योंकि मैं अंदर नहीं गया तो मैं इसलिए बच गया। अभी ये वो ऐसा कहते हैं। और फिर कहते हैं कि अभी हमें और भी ख़तरा है कि वो किसी दिन आएंगे और मेरे ज़मान पार्क के बंगले पर आएंगे और कहेंगे कि हमें एक नोटिस सर्व करना है इमरान खान को। फिर मेरे लोग जो हैं हो सकता है वो रेजिस्ट करें तो, और वो उससे प्रोवोक हो जाएं, उकसा जाएं, और फिर उन दोनों के बीच में यानी पुलिस और इसके आदमियों के बीच में कोई झड़प हो जाए, जैसे पिछले 8-10 दिन से होती रही थी लाहौर में। तो उसके बाद फिर हो सकता है, या वो मतलब उसके कहने का ये है कि उन्होंने ये ऐसा प्लान बनाया है कि वो ऐसा प्रोवोक करेंगे और जब झड़प होगी तो वो ज़बरदस्ती अंदर घुसाएँगे और फिर मुझे अंदर बंगले में आकर मुझे कत्ल कर देंगे। इन अल्फाज के साथ मैं आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।